हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने स्टील स्ट्रक्चर एनालिसिस में प्लास्टिक एनालिसिस को स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग जो भी लेक्चर अभी तक पढ़े हैं उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करा देते हैं। हालांकि इस सब चीज़ का डिटेल वीडियो आप लोग को पता ही है कि डाल दिए हैं हम अपने चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन क्या होता है कि जिस अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है हमारे प्लास्टिक सेक्शन का, तो यहाँ से ऊपर वाला जो सेक्शन होता है पूरा, ये पूरा एफ वाई पे इल्ड करता है। पूरा का पूरा सेक्शन, पूरा का पूरा जो न्यूट्रल एक्सिस का हर एक फाइबर है एफ वाई पे इल्ड कर जाता है। और न्यूट्रल एक्सिस के पूरा नीचे वाला जो इस तरह से फाइबर बनेगा, ये भी पूरा का पूरा फाइबर जो है वो एफ वाई पे इल्ड करेगा। तो इस चीज़ को हम लोग फुल्ली डेवलप्ड प्लास्टिक सेक्शन बोले थे। क्या बोले थे इसको? फुल्ली डेवलप्ड प्लास्टिक सेक्शन। और फुल्ली डेवलप्ड प्लास्टिक सेक्शन का राइटिंग पे अभी थोड़ा सा नहीं जाइएगा, है ना। फुल्ली डेवलप्ड प्लास्टिक सेक्शन में क्या था कि इस तरह से ऊपर यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लग रहा था और नीचे यहाँ पे टेंशन फोर्स। ये सब चीज़ डिटेल में हम लोग देखे हुए हैं। और कंप्रेशन फोर्स, टेंशन फोर्स, और क्योंकि सारा जो चीज़ है वो एफ वाई पे पहुँच चुका है, तो कंप्रेशन फोर्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं फोर्स एफ वाई इंटू जो भी यहाँ पे बॉडी था, जो ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से सी जी से पास कर रहा है, न्यूट्रल एक्सिस जो ये पास कर रहा है, वो ऊपर का एरिया अगर हम लोग ए वन मान लेते हैं, तो एरिया इंटू स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इंटू एरिया हमारा क्या होता है? फोर्स होता है। उसी तरह से अगर हम नीचे के एरिया को क्या मान लेते हैं? ए टू मान लेते हैं, तो टेंशन बराबर लिख सकते हैं एफ वाई इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया हमारा फोर्स होता है। ठीक। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो कहीं भी लग जाता है हमारा, प्लास्टिक एनालिसिस हो चाहे इलास्टिक एनालिसिस हो, तो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, ताकि यह स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल बन के रहे, कंप्रेशन फोर्स जो है वो टेंशन फोर्स के क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कंप्रेशन फोर्स कितना था? एफ वाई इंटू ए वन, और टेंशन फोर्स कितना था? एफ वाई इंटू ए टू। तो एफ वाई से एफ वाई कैंसिल, यानी कि ए वन बराबर ए टू। यानी कि जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, न्यूट्रल एक्सिस जो होता है, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ प्लास्टिक सेक्शन, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मतलब फुल्ली डेवलप्ड प्लास्टिक सेक्शन, वो क्या होता है? ये इक्वल एरिया एक्सिस भी होता है। इक्वल एरिया एक्सिस भी होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि जो प्लास्टिक मोमेंट होता है एम पी, इसको हम लोग देते हैं फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होता है एफ वाई इंटू जेड पी। और जहाँ पे जेड पी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कहलाता है, इसका वैल्यू होता आया था ए वाई टू वाई वन बार प्लस वाई टू बार। ठीक है। तब हम लोग देखे थे आगे सेक्शन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? प्लास्टिक मॉडुलस, मतलब प्लास्टिक मोमेंट अपॉन इलास्टिक मोमेंट, या यील्ड मोमेंट भी बोल देंगे। तो इसको हम लोग बोले थे शेप फैक्टर। शेप फैक्टर का वैल्यू जो है, क्योंकि एम पी का वैल्यू जो है वो हमेशा यील्ड वाले से ज़्यादा रहेगा, तो इस शेप फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगा। इतना चीज़ हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे कि रेक्टेंगल सेक्शन का शेप फैक्टर हम लोग निकाले, वो आया हमारे पास 1.5। सर्कुलर सेक्शन का शेप फैक्टर हम लोग निकाले, वो आया हमारे पास 1. इसको सर्कुलर या राउंड सेक्शन के नाम से भी एग्जाम में आया हुआ है, तो राउंड सेक्शन कहेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर कोई डायमंड सेक्शन है या फिर रोम्बस सेक्शन था, तो डायमंड या रोम्बस सेक्शन के लिए, डायमंड या रोम्बस सेक्शन के लिए जो हमारा, ये तो खैर ट्रायंगल बना दी, तो ट्रायंगल के लिए वैल्यू था हमारे पास 2.34। लेकिन अगर कोई ट्रायंगल इस तरह से था, ये कोई ट्रायंगल इस तरह से था जिसका कि ये जो वर्टेक्स है हमारा, ये हॉरिजेंटल इस तरह से लाई कर रहा है, और यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है, जो एक वर्टेक्स जहाँ बन रहा है ये वर्टिकल में है, तो ये हॉरिजेंटल वाला इस तरह से ट्रायंगल है, तो इसका शेप फैक्टर वैल्यू 2 आया था। ठीक। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि डायमंड सेक्शन या रोम्बस, ये वाला चीज़ इस तरह से डायमंड या सेक्शन, ये स्क्वायर ही है, स्क्वायर को ही डायगोनल के अलोंग इस तरह से रख दिए हैं। तो अच्छा, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, शेप फैक्टर 1.5 ही है, लेकिन ये स्क्वायर को इस तरह से घुमा कर रोम्बस बना दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को डायमंड सेक्शन या शेप फैक्टर का वैल्यू 2, शेप फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू 2 ही है, जो कि इस सेक्शन में आता है, डायमंड सेक्शन में, याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद हमारा जो वैल्यू था
एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए, हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए हमारा 4/पाई मैं याद रख लेता हूँ इसका वैल्यू शेप फैक्टर का। हालांकि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4/5 का वैल्यू जो है वो 1.27 आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात किए थे कि अगर कोई आई सेक्शन होगा, रोल्ड स्टील सेक्शन बीम भी बोल सकता है इसको, सिंपली आप याद रखिएगा आई सेक्शन, तो इसका वैल्यू 1.12 से लेके 1.15 तक आया था। ये सारा शेप फैक्टर का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या याद होना चाहिए? आई सेक्शन का वैल्यू 1.1, सर हॉलो सर्कुलर का 1.27, डायमंड सेक्शन का शेप फैक्टर 2, डायमंड या रोम्बस, उसके बाद रेक्टेंगल का 1.5, सर्कुलर का 1.7, ट्रायंगल इस तरह से है तो 2.34, और इस तरह से है तो हमारा क्या 2 होता है। उसके बाद बात किए थे शेप फैक्टर का वैल्यू एम पी अपॉन एम ई है। एम पी का वैल्यू क्योंकि एम ई से, एम ई मतलब इलास्टिक या यील्ड जो भी बोलना है, तो बड़ा होगा तो शेप फैक्टर का वैल्यू भी 1 से बड़ा होगा। एम पी का वैल्यू एफ वाई इंटू जेड पी, जहाँ पे जेड पी का वैल्यू a/2 y1 बार प्लस y2 बार, और इक्वल एरिया एक्सिस इस तरह से होता है। ये सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए और रिवीजन इतना कर लेना चाहिए। चलिए ये बेसिक हो गया, और इतना रिवीजन आप लोग करके रखेंगे हमेशा से। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से कुछ, द शेप फैक्टर ऑफ द शेप फैक्टर ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन, द शेप फैक्टर ऑफ द, इसको जूम करने का कुछ व्यवस्था लगाते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो जूम करने का कुछ व्यवस्था नहीं है जी। होना तो चाहिए, तो बड़ा सही है, जूम 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 जूम। चलिए नहीं है जूम करने का, आपको दिख रहा होगा हालांकि। क्या है क्वेश्चन? शेप फैक्टर फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो शेप फैक्टर फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन, अभी हम लोगों ने देखा कि शेप फैक्टर रेक्टेंगुलर सेक्शन का कितना आता है 1.50, तो ये हमारे 1.50 आंसर हो गया, ठीक। चलिए इतना नहीं, इतना नहीं, और थोड़ा सा, इतना, ठीक। तो 1.5 हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा और कम। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, कहाँ गया, एक सेकंड सॉरी, शेप फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर कितना है 1.70, अभी देखें हम लोग। चलिए आगे बढ़िए। जूम करने का यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हो गया ना जूम। क्या है क्वेश्चन? पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन, इन ए लोडेड बीम द मोमेंट एट विच द फर्स्ट यील्डेड अकर्स इज कॉल्ड यील्डेड मोमेंट। बिल्कुल, ये जो मैंने बताया है आपको सबसे शुरुआत में कि ये जो फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन यहाँ पे हुआ है, ये तो फर्स्ट यील्डिंग थोड़ी ना, ये तो टोटल यील्डिंग हो गया, मतलब पूरा डेवलप कर गया। फर्स्ट यील्डिंग का मतलब क्या है कि सेक्शन जो है आपका कुछ इस तरह का अगर कोई है, नया पेज से काम शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा ये 14 नंबर पेज था, इसको यहीं पे लगते हैं, चलिए यहीं समझा देते हैं आपको। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट यील्डिंग का मतलब क्या है कि हमारा ये मान लीजिए सेक्शन है, ठीक। तो इस सेक्शन का जो हम लोग इस तरह से बेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाए थे, तो कुछ इस तरह से हम लोग इस तरह से बेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं। ऊपर का जो टॉप फाइबर है उसको हम एफ वाई पे पहुंचा दिए, बॉटम के टॉप फाइबर को एफ वाई पे पहुंचा दिए। तो यही तो है ना हमारा फर्स्ट यील्डिंग, कि ऊपर का जो टॉप फाइबर था वो हमारा यील्ड किया है अभी, बाकी जो फाइबर है यहाँ से नीचे वाला फाइबर जो भी है, तो ये सब चीज़ का देखिए कि जो ये स्ट्रेस है यहाँ वो एफ वाई से कम है,
है ना। उसी तरह से बॉटम फाइबर को भी हम लोग मान लिए कि एफ वाई पे है, बाकी इससे पहले वाला स्ट्रेस जो है एफ वाई से कम है। तो ये जो एफ वाई हुआ है, ये जो जिस मोमेंट पे लगा है इसी को हम लोग इल्ड मोमेंट कहते हैं। तो ये फर्स्ट इल्डिंग किया है, फर्स्ट फाइबर इसमें, फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें इल्ड किया है, फर्स्ट पॉइंट इस पे क्या हुआ है, इल्डिंग हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट इल्ड हुआ है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इल्ड मोमेंट कहते हैं। तो बिल्कुल सही। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड इसमें पॉइंट है कि इन अ लोडेड बीम द मोमेंट विद इंटायर सेक्शन ऑफ द बीम बिकम्स फुल्ली प्लास्टिक। तो इस पे हम लोग क्या किए थे कि फुल्ली सेक्शन को प्लास्टिक मोमेंट बना दिए थे। तो यहाँ पे जो डेवलप हुआ था उसको एमपी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। और मैंने ये भी बताया था कि एमपी का जो वैल्यू है एम वाई से ज़्यादा है। और प्लास्टिक सेक्शन जो ये वाला होता है, ये वाला जो प्लास्टिक सेक्शन होता है, ये इस एरिया को और इस एरिया को जो है बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो थर्ड सेकेंड ऑप्शन सही है। और थर्ड ऑप्शन हमारा है कि इन ए फुल्ली प्लास्टिक स्टेट द न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड्स द सेक्शन इन टू सेक्शन ऑफ इक्वल एरिया। बताइए बिल्कुल तीनों बात सही है कि नहीं। तो इसलिए ऑल ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर फॉर द ट्रायंगुलर सेक्शन। बताइए, अभी अभी मैंने बताया आपको कि ट्रायंगुलर सेक्शन अगर, अच्छा सिर्फ यहाँ पे ट्रायंगुलर सेक्शन बोल रहा है तो हम लोग 2.34 को बोलेंगे। लेकिन अगर वो कुछ इस तरह से ये वाला ट्रायंगल का फोटो बना के दे देता है, या फिर वो बोलता कि जो एक वर्टेक्स है हमारा, मान लीजिए वर्टेक्स का नाम दे देता ए, और उसमें वो बोलता कि जो हमारा वर्टेक्स ए है वो हमारा हॉरिजेंटल प्लेन में है, तो इसको इसमें वैल्यू हमारा कितना आता है, 2 में आता है। लेकिन अभी इस ये वाले ट्रायंगल का बात कर रहा है तो इसका वैल्यू हमारे पास 2.343 आता है, 343 आता है वैल्यू यहाँ पे 2.34, बिल्कुल सही। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेट द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम विच एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, ये एक एसएससी जेई रिसेंट ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जो फार्मूला हमारा हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि एम पी इज इक्वल टू एफ वाई इंटू जेड पी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ से हमको हालांकि इस क्वेश्चन में एक पार्शियल वैल्यू दिया है सेफ्टी फैक्टर का, और पार्शियल वैल्यू जो हम सेफ्टी फैक्टर का लगाते हैं वो यील्ड स्ट्रेस पे लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम इस तरह से यूज करेंगे इस फार्मूला को, इसको हम एफ वाई डैश बोल देते हैं। और एफ वाई डैश जो है हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा एफ वाई अपॉन में कितना, 2, सॉरी एफ वाई अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि 1.1। यील्डिंग वाला यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया है, सॉरी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यील्डिंग वाला यहाँ पे 1.10 लिया गया है। तो बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे कितना दिया गया है, वो दिया गया है, बेंडिंग मोमेंट मतलब प्लास्टिक सेक्शन वाला जो मोमेंट दिया गया है वो दिया गया है 590 पॉइंट कितना 63, है ना, 590.63 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिया गया है प्लास्टिक सेक्शन का। यानी कि मैक्सिमम दिया मतलब वो एमपी ही है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें, तो 590.63 इसमें दिया हुआ है वैल्यू कितना, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, और ये मीटर में दिया है। तो और अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोग को निकालना क्या था, जेडपी निकालना है। तो क्या निकलेगा, सॉरी क्या निकालना है इसमें हम लोग को, इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। हाँ, यानी कि हमको जेडपी का वैल्यू बताना है। इस क्वेश्चन में हमको जेडपी का क्या होगा वो बताना है। तो जेडपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम पी अपॉन एफ वाई डैश। और एम पी क्या है, एम पी तो एम पी है, और एफ वाई डैश को हम लोगों ने लिखा एफ वाई इंटू 1.1, मतलब एफ वाई अपॉन 1.1 है तो ऊपर चला गया वो। तो इस तरह से हमारा जो एम पी निकल के आएगा वो निकल के कुछ इस तरह से आएगा 590.63। लेकिन ये किलो न्यूटन मीटर में है इसीलिए इसको हम लोग 10⁶ में करेंगे तो ये न्यूटन एमएम में आ जाएगा। और डिवाइड करेंगे इसमें कितना से, एफ वाई से 250 डिवाइडेड बाई 1.1 है, तो इस तरह से। तो इसका जो वैल्यू आएगा
वो हम चेक कर लेते हैं कि कितना आएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पॉइंट था इसमें। 0.63 इंटू 10⁻6 अपॉन 250 इंटू 1.1 करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है इसमें हमारा 2598772 और एम का ये क्या आएगा, एम का क्यूब आएगा इसमें, है ना। तो आइए देख लेते हैं कि क्या था आंसर। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है अच्छा हमारा जो आंसर आया एम में आया है, तो और यहाँ पूछ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, तो कोई दिक्कत नहीं है, एम 1 सेंटीमीटर में 10 होता है, तो समझ जाइए क्यूब है यहाँ पे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा 2598.77। कैसे कैसे होगा ऑप्शन ए, ऐसे होगा कि ये एम क्यूब में है, तो इसको अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहेंगे तो ये आएगा कितना, 1000 से डिवाइड होगा, यानी कि इस 3 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो 2598.772। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए कह रहा है कि इन द प्लास्टिक एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये सब क्वेश्चन जो भी है वो एसएससी जेई इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स और गेट का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो आपको एक ही जगह पे तीनों क्वेश्चन हम लोग करवाते जा रहे हैं। तो ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन रेक्टेंगल है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो भैया इसमें तो रेक्टेंगल का 2 गलत हो गया। रेक्टेंगल का तो हम लोग पढ़े हैं कितना, 1, कम से कम रेक्टेंगल का तो लोग रटा ही लेता है, 1.5 होता है। राउंड सेक्शन यानी कि वही सर्कुलर सेक्शन 1.7 बिल्कुल सही। स्क्वायर का 1 नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत, स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो 1.5 ही आएगा। तो इसका जो है 2 एलोन हमारा आ गया आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन द प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ स्टील बीम विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस इज और आर मेड। तो पहला बोलता है कि फर्स्ट एजम्पशन तो यही हमारा कहलाता है प्लास्टिक सेक्शन में, जिसको हम बर्नौली एजम्पशन बोले हुए हैं लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में आपको बात करेंगे एजम्पशंस वगैरह का। तो प्लेन सेक्शंस अंडर बेंडिंग रिमेन प्लेन एट ऑल स्टेज ऑफ बेंडिंग, इस एजम्पशंस का मतलब भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब क्या होता है इस एजम्पशंस का, इस मतलब होता है स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर। ये खूब बहुत बार पूछा गया है ये एजम्पशन, स्ट्रेन आरसीसी की तरफ से भी ये क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर, तो ये ऑप्शन 1 तो सही है। फिर बोलता है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इज बाई लीनियर, बिल्कुल। देखिए हम लोग जनरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो सोम में पढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, है ना। ये जो हमारा पॉइंट होता है कहीं, ये वाला पॉइंट, इसमें अगर हम अलग अलग पॉइंट बता दें, तो अगर एक पॉइंट पहला हम ए कंसीडर कर लेते हैं तो इसको हम लोग इलास्टिक पॉइंट कहते हैं। फिर अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करें तो अगर हम पॉइंट यहाँ पे एक बी बना सॉरी पॉइंट जो हम ए लिए थे, इस ए पॉइंट को क्या कहते हैं, इस ए पॉइंट को प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। यहीं तक हुक्स लॉ वैलिड होता था, याद कीजिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता था। उसके बाद एक हमारा पॉइंट बी है जिसको कि हम लोग इलास्टिक पॉइंट कहते हैं, जहाँ तक इलास्टिसिटी डेवलप होता है। उसके बाद हमारा ये पॉइंट अपर इल्ड पॉइंट कहलाता था, अपर इल्ड पॉइंट। ये पॉइंट हमारा लोअर इल्ड पॉइंट, और ये पॉइंट हमारा इल्ड प्लेट्यू कहलाता है, इल्ड प्लेट्यू। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो रीजन था ये हमारा, देखिए स्ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक में स्ट्रेन बहुत कम बढ़ेगा और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो स्ट्रेन बढ़ाना हार्ड हो रहा है, इसलिए इस रीजन को स्ट्रेन हार्डनिंग कह रहे हैं। ये जो अपर पॉइंट लोअर इल्ड पॉइंट के अबाउट में हम लोग यहाँ पे इल्ड स्ट्रेस एफ लेते हैं, अपर इल्ड पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे एफ लेते हैं। आपको पता है डक्टाइल मटेरियल के लिए एफ यूज करते हैं, ब्रिटल मटेरियल के लिए एफ यूज करते हैं। और फिर ये जो हमारा नीचे नीचे रीजन होता है इसको हम लोग नेकिंग रीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब सेक्शन हमारा गला हम लोग कैसे शरीर जो है मोटा होता है, ऊपर गर्दन, ऊपर जो सर वाला पोर्शन तो वो भी मोटा होता है, दोनों बीच में जो है सबसे पतला सेक्शन हमारा गर्दन होता है। तो क्योंकि कहीं भी कोई तोड़ना चाहेगा तो हमारा गर्दन आसानी से तोड़ सकता है, तो उसी तरह से ये जो पॉइंट है लास्ट वाला, ये फ्रैक्चर पॉइंट है, तो उससे पहले थोड़ा सा ये पतला हो जाता है, इसलिए सेक्शन का नाम है नेकिंग रीजन, इस रीजन का नाम है। ठीक, तो ये तो हमारा जनरल डायग्राम था। लेकिन अगर हम स्टील स्ट्रक्चर के प्लास्टिक एनालिसिस पे बात करते हैं तो उसमें एक एजम्पशन ये भी था कि स्ट्रेन हार्डनिंग के इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया गया है।
तो जब स्ट्रेन हार्डनिंग यहाँ से ऐसे इस तरह का चीज़ था, तो ये वाला जो चीज़ है उसको नेगलेक्ट करेंगे तो ये हमारा यहीं तक रह गया, और इस इधर भी इतना, इसको हम लोग स्मूथ ही मानेंगे, तो एक लाइन हमारा ये लाइन बना और एक लाइन हमारा ये बन गया, तो इसको हम लोग बाई लीनियर स्ट्रेस डायग्राम कहते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज बाई लीनियर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो भी क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। उसके बाद थर्ड है, बोल रहा है कि सियर डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड। तो देखिए ये भी सही है, तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सियल स्ट्रेस और सियर स्ट्रेस, सियर स्ट्रेस या सियर फोर्स बोल लीजिए, एक्सियल फोर्स और सियर फोर्स जो है, फोर्स के टर्म में बात करिए, इसके वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो एक्सियल फोर्स से आया हुआ होगा एक्सियल डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशन, तो जब फोर्स ही नेग्लेक्टेड है तो डिफॉर्मेशन भी नेग्लेक्टेड है। उसी तरह से सियर फोर्स से आया हुआ होगा सियर डिफॉर्म। ये सब हम लोग लेक्चर में बात किए हैं कि नहीं जी, बोलिए। अगर आप लोग लेक्चर देखे हैं तो आप बताइए कमेंट करके कि क्या हम कोई अलग से बात कर रहे हैं क्या। तो सियर डिफॉर्मेशन भी क्या हो गया हमारा, नेग्लेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में तीनों का तीनों ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। चलिए थैंक यू। तो आपको आगे समझ में आते जा रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का है कि कंसीडर ए ट्रेंगुलर सेक्शन विथ बेस बी एंड हाइट एट एस द शेप फैक्टर। ट्रेंगल है ना, ट्रेंगल है हमारे पास, और ये वाला ट्रेंगल है, कोई आपके पास वो ट्रेंगल तो है नहीं जिसका हम बताए थे इस तरह, खरा ट्रेंगल है, इसे याद रखिए। तो खरा ट्रेंगल का शेप फैक्टर 2.3 है, 2.343 बताए थे वैल्यू आपको, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से 2.3 है, तो सही है बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। आप लोग को अब मज़ा आ रहा होगा इसमें क्वेश्चन करने में। अभी कितना हम लोग 2-3 वीडियो देखे ही हैं, 20-20 15-15 मिनट का वीडियो सब है। क्वेश्चन सब देखिए बन रहा है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। ज़्यादा डिटेल में घुस घुस के पीएचडी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतना ही पढ़िए जिससे एग्जाम का सारा क्वेश्चन आपका बने, और हर एग्जाम का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें मैंने तीनों क्वेश्चन बनाया डाला है, एसएससी जेई एक्स गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव करके थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर लीजिए एक बार, उसके बाद हमारे सामने आइए, बोलिए कि कन्वेंशनल क्वेश्चन बोर्ड पे कराएंगे हम, ठीक है। चलिए, तो अब और क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन द थ्योरी ऑफ प्लास्टिक बेंडिंग मोमेंट द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मोमेंट टू यील्ड मोमेंट इज, क्या क्वेश्चन पूछा, ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। शेप फैक्टर अभी हम बताएं कि प्लास्टिक मोमेंट टू द इलास्टिक या फिर यील्ड मोमेंट जो बोलते हैं वही तो हमारा होता है MP अपॉन MY। और हम साथ में ये भी बताएं कि MP का वैल्यू हमेशा MY से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब शेप फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर देन होगा। तो लीजिए, प्लास्टिक बेंडिंग ऑफ बीम द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मोमेंट टू यील्ड मोमेंट जो है हमारा वो शेप फैक्टर होता है। बिल्कुल सही बात। चलिए आगे बढ़िए। कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट आए बिल्कुल पूछिए। तो नेक्स्ट हमारा पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, देखिए ये सब गेट रूट में पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन विच हैज द लार्जेस्ट शेप फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन में खैर टिक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप टिक पे नहीं जाइए। आप बोलिए क्या मैंने बताया आपको, डायमंड या रोम्बस सेक्शन नाम का चीज़ एक बताया आपको, तो उसी का ना वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। रेक्टेंगल का शेप फैक्टर कितना बताया, 1.5। आई सेक्शन का वैल्यू कितना होता है, 1.12 से लेके 1.15। सॉलिड सर्कुलर का कितना बताया, 1.7 बताया। हॉलो सर्कुलर था तो उसका कितना था, 4/पाई, यानी कि ये 1.27 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। शेप फैक्टर के सारा वैल्यू रट लेंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में फ्रीक्वेंटली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी। तो आगे बढ़ेंगे। अब हमारा देखिए, अभी देखिए तुरंत वैल्यू सब रखे हैं हम लोग, और फिर वही क्वेश्चन है, गेट का ही क्वेश्चन है ये, कि द 4 क्रॉस सेक्शन सोन बिलो आर रिक्वायर्ड टू ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दीजिए ना भाई। कितना होता है वो आई का, अभी हम रफली एक वैल्यू याद रख लीजिए, रफली वैल्यू आई का कितना 1.1 के आसपास होता है कि नहीं, 1.12 से लेके 1. ये हमारा रेक्टेंगल है, स्क्वायर जो भी है, तो इसका हमारा 1.5। उसके बाद हमारा रोम्बस का सबसे मैक्सिमम होता है 2,
है ना। रेम्बस का सबसे मैक्सिमम होता है 2, सर्कुलर का सबसे मतलब 1.7। तो सबसे कम किसका है, आई सेक्शन का है। तो 3 ऑप्शन किसका किसका आ गया, तो ऑप्शन बी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद 1.1 के बाद वैल्यू आता है 1.5 का, तो 3 के बाद 4 कौन से में है, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन सी और डी बचा। और ऑप्शन 4 के बाद 1.7 है, यानी 4 के बाद 1 किस में है, तो ऑप्शन सी में है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये एक गेट का अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में इसको रख दीजिए, है ना। इसको गेट के एक अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं अच्छा है। देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत ईजी। ट्रायंगल बना के दिया है, बस वैल्यू पूछ रहा है, क्या दिक्कत है। कंप्रेशन फोर्स पूछ रहा है ना, ट्रायंगुलर सेक्शन में पूछ रहा है कि प्लास्टिक हिंज बनने के, मतलब वही प्लास्टिक सेक्शन बनने के लिए, प्लास्टिक हिंज के बारे में तो डिटेल करेंगे ही बात। कंप्रेसिव फोर्स का वैल्यू क्या है, तो मैंने बताया है कि नहीं कि प्लास्टिक सेक्शन जब भी आए तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। यानी कि कहीं भी जहाँ भी ये न्यूट्रल एक्सिस है वो इस एरिया को और इस एरिया को क्या कर रहा होगा, इक्वल बांट रहा होगा। तो एक ट्रायंगल का टोटल एरिया कितना होता है जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू सॉरी हाफ इंटू, ये क्या हो गया, कहाँ चला गया। चलिए, जो क्वेश्चन था उसमें क्या था बात कि एक ट्रायंगल था यहाँ पे बना हुआ, है ना। जो क्वेश्चन था उसमें था क्वेश्चन कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसका बेस बी है और हाइट हमारे पास एच है। तो इसमें कंप्रेशन फोर्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो एरिया बताइए इसमें कितना एरिया हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, आपको हम बताए हुए हैं कि जो टोटल एरिया है ये तो हाफ बी इंटू एच क्या है, ये टोटल एरिया है। लेकिन जो हमारा कंप्रेशन फोर्स है ये तो आधा में लग रहा है। और हम जानते हैं कि प्लास्टिक एरिया जो है वो एरिया को बांट बांट देता है, यानी कि यहाँ एरिया कितना है A/2, और यहाँ भी एरिया कितना है A/2, और स्ट्रेस है यहाँ Fy को क्वेश्चन में सिग्मा वाई लिख दिया था, तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ से कंप्रेशन फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी का वैल्यू, एरिया हमारे पास है A/2 और स्ट्रेस का वैल्यू Fy बोल दीजिए, सिग्मा वाई कुछ भी बोल दीजिए। तो ये क्या हो गया, B/H/2 तो ऑलरेडी एरिया ही था और 2 से डिवाइड होगा, और तो 2 × 2 कर दिए आपको समझने के लिए। तो इसमें वैल्यू क्या आ गया, इसमें वैल्यू आ गया BH/4 इंटू सिग्मा वाई था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए था उस क्वेश्चन का, हालांकि वो PDF रिमूव हो गया है, कोई बात नहीं। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आपको बहुत सारा क्वेश्चन होगा, मेरे ख्याल से 10-15 क्वेश्चन करा दिए होंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जिसको क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, अगर आप पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो मैंने इसका लेक्चर बनाया है, आप जाके देखेंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा बहुत हार्ड चीज़ ये सब नहीं है। चलिए, थैंक यू।